हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं एंड वेलकम टू कैम वेदा। और कल हमने टॉपिक किया था अबाउट द क्वांटम नंबर्स एंड आई होप कि आपको क्वांटम नंबर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या यूज़ है, क्या यूज़ का कैसे इसको निकाल सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, वो आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। और आई थिंक तो आई होप कि आपको बहुत सा डाउट जो है वो अबाउट द क्वांटम नंबर जो है क्लियर हो गया होगा। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आगे जाके बहुत काम आता है आपके। दिखने का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा लगता है कि यार क्या इसमें बता रखा है, लेकिन बाद बाद में हम जब क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, तो उन चैप्टर्स में उनका बहुत यूज होता है। ओके, तो चलिए फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक हैं आज, कोशिश करो दोनों हो जाए, बट दोनों तो शायद पॉसिबल ना भी हो पाए, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है आज हम करेंगे, फिर इस टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद शायद आपका एक दो टॉपिक और ही रह जाएगा बस। तो इस वीक में हमारा ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर के बारे में सोच सकते हैं। ओके, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर डिफरेंट एटम्स। ठीक है, क्या क्या इस टॉपिक में हमें पढ़ना है भाई? इस टॉपिक के अंदर हमें सीखना है कि हमारे एटम के अंदर, हमने ये सीख लिया भी हमारे एटम के अंदर शेल प्रेजेंट है जिनकी एनर्जी अलग अलग होती है, जिसको हम एन की हेल्प से निकाल सकते हैं। फिर सेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट है जिनकी एनर्जी अलग अलग होती है, वो भी हम निकाल सकते हैं। और उसके अंदर फिर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सभी एटम्स के अंदर ये जो हमारे शेल और सब शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं खाली कह लीजिए, बट मेनली जो हम डिपेंड करते हैं वो शेल पे और सब शेल पे करते हैं। वो उनकी सबकी देखिए एनर्जी डिफरेंट है। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ के आएंगे। न्यूक्लियस से जितना हम दूर जा रहे हैं उतना उसके डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ने से एनर्जी पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो वही हम इस टॉपिक में आज सीखेंगे कि डिफरेंट एटम्स के लिए हम शेल्स और सब शेल्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके बाद हम फिर आगे टॉपिक उसी का यूज करके फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है हम उसको सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए बात करते हैं। देखिए, बोर मॉडल के अंदर हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी हम निकालते हैं वो एनर्जी का फॉर्मूला कुछ आपका ये आया था, दैट इज ई एन इज इक्वल टू -1312 बाय में एन स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अगर हम एन हाइड्रोजन की बात करें तो फिर जेड की जरूरत ही नहीं है हमें, और किलोजूल पर मोल। इस तरह के कुछ हम फॉर्मूला यूज करते थे टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और किसी भी शेल की। इसमें इट मींस कि हाइड्रोजन एटम के अंदर या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के अंदर जो आपकी एनर्जी है किसी भी शेल की, एन क्या है, शेल रिप्रेजेंट करता है ना, वो सिर्फ शेल के नंबर पे डिनोट करता है। शेल के अंदर के जो सब शेल है उस पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर n इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 4 है, तो 1 की एनर्जी 2 से कम होगी क्योंकि जितना न्यूक्लियस के पास है उतना एनर्जी कम होती है। उसके बाद 2 की उससे ज्यादा होगी, 3 की उससे ज्यादा होगी, 4 की उससे ज्यादा होगी। पहली बात तो ये। हाँ, देखिए 1 n इक्वल टू 1 है तो इसमें l कितना होगा, एक ही होगा सिर्फ, तो इसके मतलब 1s होगा, है ना। लेकिन 2 में कौन कौन से हो सकते हैं? 2 में आपका 2s भी हो सकता है और 2p भी हो सकता है। हाइड्रोजन एटम के अंदर कह रहा है कि इसकी एनर्जी तो इससे कम होती है लेकिन इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही शेल के अंदर है और हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी है वो n पे डिपेंड करती है, l पे डिपेंड नहीं करती है। l सबके लिए सेम रहेगा, तो s की एनर्जी और p की एनर्जी जो है सेकंड शेल के अंदर सेम रहती है। इसी तरह से अगर 3 है तो 3 के अंदर 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d हो सकता है। जो बच्चे आज ही वीडियो देख रहे हैं उनको बताऊंगा कि पहले आप क्वांटम नंबर देख के आइए भाई, वहीं से आपको समझ में आएगा कि मैं 3s 3p और 3d कैसे लिख रहा हूं। क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है ना, तो इसलिए 0 1 और 2। ओके, तो इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से 4 के अंदर कौन सा है, 4s 4p 4d और 4f, और इन चारों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के अंदर सिर्फ शेल की एनर्जी बदलती है, शेल के अंदर के जो सब शेल हैं उनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है, वो सबकी नियरली
सेम होती है। तो इसके लिए अगर मुझे आपको डायग्राम दिखाना हो, एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाना हो, तो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम आपको कैसे दिखाऊंगा? देखिए देखिए वो डायग्राम कुछ ऐसे आएगा आपका कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? n इक्वल टू 1 की। इसमें एक ही सब शेल होता है, तो इस सब शेल की एनर्जी हमने ये दिखा दी, तो ये हो गया आपका 1s। फिर इससे ऊपर एनर्जी किसकी होती है? n2 की। ये एनर्जी बढ़ रही है अभी आपकी, ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 में कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, कौन से? एक तो 2s और एक 2p, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी क्या रहेगी इसमें आपकी? सेम रहेगी। इसी तरह से फिर अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 3 में कौन कौन से होते थे? 3s, 3p और 3d। तो इनकी एनर्जी क्या रहेगी? सबकी सेम रहेगी, ओके। इसी तरह अगर हम n इक्वल टू 4 करते हैं, तो 4s, 4p, 4d और 4f। तो 4s, 4p, 4d और 4f। तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। और उनकी सबकी एनर्जी इस तरीके से चेंज होती है। 5 के लिए फिर 5 हो जाएगा, 6 के लिए 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए क्या होता है? सिर्फ n की वैल्यू चेंज होने से एनर्जी बढ़ रही है। उनके जो शेल्स हैं, सब शेल्स है सॉरी, उनके सब शेल्स की एनर्जी क्या होती है? वही रहती है, सेम। तो ये आपका डायग्राम था फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके। अब बात करते हैं कि ऐसे एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, उसके लिए एनर्जी कैसे हम देखेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको साफ कर दूं मैं। देखिए भाई, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो हमारी एनर्जी है किसी भी एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस एन में है, मतलब किस शेल में है, और साथ में इस पर डिपेंड करती है कि वो किस सब शेल में है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स में जो आपकी एनर्जी की वैल्यू है, वो आपकी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही थी? एन पर डिपेंड कर रही थी। लेकिन इस केस में क्या होता है? इस केस में आपकी दोनों पे डिपेंड करती है, एन पर भी और एल पर भी। इसका मतलब यहां पर एक शेल के अंदर अगर डिफरेंट सब शेल हैं, तो उन सब की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होगी, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब वो निकालते कैसे हैं भाई? देखिए उसके लिए मैं आपको सीधे ही पहले रूल बता देता हूं एक। वो रूल से आप जो है इनकी एनर्जी को अरेंज कर सकते हो। उस रूल को बोलते हैं भाई n प्लस एल रूल, ठीक है। n प्लस एल रूल कैसे? ये आपसे कहता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक तो है 1s, सॉरी हाँ, एक आपके पास है 1s और एक आपके पास है 2s। अब आपको ये तो पता है भाई 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होगी, क्योंकि n बढ़ रहा है। जितना n बढ़ने का मतलब हम न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती है। तो हमें ये तो पता है कि भाई 1s की और 2s की एनर्जी तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि 2s और 2p की एनर्जी क्या सेम होगी? नहीं भाई, यहां पर 2s और 2p की एनर्जी सेम नहीं होती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक ही शेल के अंदर भी डिफरेंट सब शेल की एनर्जी डिफरेंट होती है। तो मुझे ये पता करना है कि भाई 2p की एनर्जी ज्यादा होगी या 2s की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इस बात का पता करते हैं हम किस रूल से? n प्लस एल रूल से। तो n प्लस एल की वैल्यू निकालिए दोनों के लिए। पहले 2s के लिए निकालिए। देखिए n कितना हो गया? 2, और L कितना हो गया इसके लिए? 0। यहां पर N कितना हो गया? 2, और L कितना हो गया यहाँ पे? 1, ठीक है। तो 2 प्लस 0 कितना आएगा? 2। यहां पे कितना आएगा? 3। जिसकी N प्लस L की वैल्यू हायर होगी, हायर वैल्यू ऑफ N प्लस L, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, हायर द एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहां से? इसका मतलब ये हुआ यहां से कि 2p की एनर्जी जो होती है वो 2s से ज्यादा होती है, ठीक है। हमें जो अरेंज करना होता है भाई सब शेल्स को और शेल्स को, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे कम वाला कौन सा होता है? 1s। उसके बाद 2s। अब 2s से ज्यादा किसकी है? 2p की है। अब 2p के तो खत्म हो गए, अब 3 पे आते हैं। अब नॉर्मल सी बात है भाई, 3 वाले की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी। अब 3 के अंदर कौन कौन से होते हैं? 3 के अंदर आपके 3 होते हैं, एक तो 3s, एक 3p और एक 3d। आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो,
अपने आप ही समझ गए हो देख के कि सर 3s में 3+0 या 3+1 या 3+2, नॉर्मल सी बात है, यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ 4 आ रहे हैं, यहाँ 5 आ रहा है, तो ये ऑर्डर आना चाहिए। इसका मतलब 3s फिर 3p और फिर 3d, यही आएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए फिर आपका आता है 4s, तो 4+0 कितना आ गया, 4 आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए आप, 3D में कितना आ रहा था, 3+2 5, और यहां कितना आ रहा है 4। इसका मतलब अब क्या हो गया यहां से केस कि 4s की एनर्जी 3D से कम हो गई। ये मतलब हुआ ना कि भाई 4s में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 3D में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब तो 3D की वैल्यू 4s से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो 4p देखते हैं, तो 4p में कितना आएगा, 4+1 5। अब ध्यान से देखो बेटा, फिर फंस गए आप, 3D में भी 5 आ रहा है और 4p में भी 5 आ रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों में से किसकी एनर्जी जो है वो आपकी ज्यादा होगी। तो वो आपसे कह रहा है कि जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसके लिए n कितना है 3, इसके लिए n कितना है 4, तो जिसके n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब 4p की एनर्जी जो है वो 3d से ज्यादा होगी। रूल समझ में आया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए किसी भी दो शेल या सब शेल के लिए, तो उस केस में हम डिसाइड किससे करते हैं, n से करते हैं, n से। n विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है, n विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर n की वैल्यू लो है, लोअर है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। और अगर n की एनर्जी हाइयर है, वैल्यू हाइयर है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाइयर होगी। तो इस तरीके से हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अरेंज करते हैं एनर्जी वाइज। सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d और फिर 4p, ठीक है। एनर्जी वाइज अगर हमें अरेंज करना हो तो हम इस तरीके से अरेंज करते हैं डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स को। रूल हमारा क्या यूज करना है, हमें रूल हमें यूज करना है भाई n+l रूल। और कैसे यूज करना है वो आपको मैंने सिखा दिया होगा, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि n+l रूल हम कैसे। देखिए हाइड्रोजन एटम पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन एटम पे एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है, l को हम लेते ही नहीं है। बट मल्टीलैटरल सिस्टम में दोनों ले रहे हैं इसलिए हम दोनों का यूज करना पड़ता है। तो ये आपका एक टॉपिक था एनर्जी लेवल डायग्राम का। अब इसको अगर आपको ड्रॉ करना हो डायग्राम को, तो उसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, देखिए मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। यहां हम ले रहे हैं एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले किसकी होगी, 1s की, ठीक है। देखिए एक खास बात और ध्यान रखिएगा आप, s की और p की एनर्जी में डिफरेंस में ज्यादा फर्क नहीं आता है। फिर p और d की एनर्जी में इससे थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, d और f में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। जो s और p की एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू p और d के। p और d का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है और d और f की एनर्जी का डिफरेंस तो फिर इससे भी ज्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस बढ़ता जाता है जितना जितना हम दूर होते जा रहे हैं। ओके, तो फिर आते हैं 2s पे, तो 2s की कम है, तो पहले यहाँ पे क्या लेंगे हम, 2s लेंगे। और फिर इसमें 2p की क्या है, इससे थोड़ी सी 2p की बड़ी हुई है, तो यहां हम थोड़ा सा 2p दिखा देते हैं, ठीक है। ये 2s की हो गई, ये 2p की हो गई। फिर इसके बाद 3s, तो ये हम यहां पर 3s दिखा देते हैं, ठीक है। 3s के बाद 3p, तो यहां हम 3p दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले 4s है, पहले हमारा 4s है, तो ये हमने यहाँ 4s दिखा दिया और उसके ऊपर हम दिखा देंगे हमारा 3d। तो इस तरीके से आपको एनर्जी का डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना आना चाहिए। आप एक दिन, अब ये सारे s के हो गए, ये सारे p के हो गए, सारे आगे d के आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे आप f के ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारे लाइन में लिए आपके 1s 2s 3s, ये 4s, फिर यहाँ 3d आ जाएगा ऊपर, इसको साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका क्या था 3p, है ना। फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका थोड़ा सा ऊपर इससे 3d, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या आएगा आपका, फिर 3d के बाद क्या था आपका 4p। तो इस तरीके से आपको एनर्जी दिखानी है, देखिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा एक खास बात देखिए भाई,
अब p सब शेल है या कोई भी सब शेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल्स भी हैं। जैसे p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते थे? 3। d में कितने होते थे? 5। क्या मैंने ये कहा कहीं पर भी ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं, किसी भी सब शेल में सिर्फ 2 सब शेल्स के बीच की एनर्जी ज्यादा है। उस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उन सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल आपके होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उनकी एनर्जी सबकी सेम होती है। तो किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, लेकिन सब शेल्स की आपस में एनर्जी क्या है, वो आपकी चेंज होती रहती है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है भाई कि किस तरीके से एनर्जी जो है किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक एक एनर्जी लेवल डायग्राम का। इससे आपको थोड़ा समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें ऑर्बिटल्स की या सब शेल्स की एनर्जी को अरेंज करना होता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा चैप्टर हम पढ़ते ही उसके लिए है, बस ये लगा लो कि आखिर में हमें उसको पढ़ना होता है। तो इसलिए मैं आपको आज वो बता रहा हूँ टॉपिक। देखिए भाई, आपने 10th क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा, सीखा था ना, जहां पर मैं ऐसे लिखते थे 2 8 18 ऐसे लिखते थे ना, या 287, जैसे क्लोरीन के लिए हम 287 लिखते थे, सोडियम के लिए हम 281 लिखते थे ना। फिर 20 तक तो आप करते थे ये वाला 2 8 8 18 2 8 8 2 ऐसे करते थे। कहते सर आ तो सकते हैं 18, लेकिन फिर हम 8 ही क्यों लिखते हैं? पूछे थे ना क्वेश्चन, आप मुझसे ही पूछते थे बच्चे कि सर जब थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हम कैल्शियम तक में 8 ही क्यों लिखते हैं, 18 क्यों नहीं लिखते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि भाई 2 8 और सीधा ही फिर हम 10 कर दें? यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम सीधा 20 कर सकते थे। बट फिर आपसे क्या कहा जाता है कि बेटा ऐसे नहीं करना, आपको ये रखना है कि 8 यहाँ रखिए और 2 यहाँ रखिए, सिखाते थे ना। अब इसका रीजन जो है आपको वो अब यहां से आके मिलेगा आपको। तो आज का जो टॉपिक कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? इन्हें शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम के ग्राउंड। अब ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट का मतलब है उनका घर। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी में प्रेजेंट है अपनी, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले सब शेल या शेल ऑक्युपाई किया हुआ है, उस टाइम उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें दिखाते कैसे? देखिए भाई, तरीका होता है NLX। ठीक है, अब यहाँ पे N क्या है पता है आपको? नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल है। L क्या है आपका? नंबर ऑफ सब शेल। ठीक है, या रिप्रेजेंट करने का तरीका, L की जगह अगर 0 है तो हम S यूज करेंगे, 1 है तो P यूज करेंगे ना। और X क्या है आपके? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अब इसको समझने के लिए भी आपको 3 रूल पढ़ने पड़ते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। इसमें सबसे पहला जो आपका रूल है, उस रूल को हम बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल, AUFBAU, अफबाउ प्रिंसिपल। कुछ बच्चे इसको मजाक में बोलते सर अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ नहीं है, अफबाउ प्रिंसिपल है। ओके, तो अफबाउ प्रिंसिपल आपका है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब ये प्रिंसिपल आपसे कहता क्या है? प्रिंसिपल आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम जो हमारे शेल और सब शेल हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपसे बहुत सिंपल सी बात कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिखेंगे तो उस टाइम पर हम जो शेल और सब शेल लिख रहे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें डालेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके वो अगर भर जाता है तो फिर उससे अगले वाले में आएंगे, वो भी भर जाता है तो फिर उससे अगले वाले में आएंगे, वो भी भर जाता है तो फिर उससे अगले वाले में आएंगे।
तो अरेंजमेंट जो हमें करनी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस तरीके से करनी कि सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले को फिल करना है, वो भर जाएगा, तो उससे हाई एनर्जी वाले को फिल करना है, वो भर जाएगा, तो उससे हाई एनर्जी वाले को फिल करना है, वो भर जाएगा, तो उससे हाई एनर्जी वाले को फिल करना है। वो कोई मुश्किल रूल तो नहीं है, सिंपल सा रूल है, क्योंकि एनर्जी ऑर्डर में आपको बता के आया हूं अभी कि सबसे कम किसकी होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है ना। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है उसके हिसाब से हमें उसको लिखना होता है। क्लियर? तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल था इसको क्या लिखने में कि इलेक्ट्रॉन्स आर filled such that first filled the lower energy subshell, ठीक है, and after that in increasing order of energy electrons are filled। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको मैं इसका समझाता हूं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सीक्वेंस जो है वो याद करना पड़ेगा भाई, उस सीक्वेंस की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो। अब जो मैंने आपको सीक्वेंस लिखा था ये वही सीक्वेंस आपको सीखना है, तो सीक्वेंस सीखना कैसे है वो आपको सिखा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं हम। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहला तो फर्स्ट शेल में आएगा इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट शेल में सब शेल कितना है? एक ही है। फिर उसके बाद सेकंड शेल आएगा, सेकंड शेल में कितने थे? 2s और 2p थे, है ना। फिर 3s और 3p थे, 3d भी था लेकिन उससे पहले 4s आता था, फिर 3d आता था, है ना। एनर्जी वाइज तो ऐसे ही था। अब सबसे पहले हम इसमें भरते हैं भाई, s सब शेल है, s सब शेल में कितने शेल ऑर्बिटल होते हैं? एक ही होता है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, ठीक है। ये किसने बताया था ये भी बताऊंगा आगे अभी आपको, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शेल में किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी तो भर गया, 11 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट है 2s। तो 2s में s के पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। तो 2 और माइनस कर दो, कितने रह गए? 7। अब p सब शेल की बात आ गई भाई, p सब शेल की। p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? कितने होते थे? 3। तो एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? 6, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सब शेल में। एक सब शेल पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो पूरे पी सब शेल में कितने आएंगे? 6। बच कितना आ गया? एक। तो वो एक इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, मतलब इसकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? सोडियम एटम का। 1s2 2s2 2p6 3s 1 ऐसे बोलते हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2। ये सेकंड शेल है, शेल, तो सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 6 तो ये आ रहे हैं और 2 ये आ रहे हैं, 8। तो कैसे आते थे? और थर्ड शेल में कितने आ रहे हैं? 1। और 10th में हम ये लिखते थे 2 8 1 लिखते थे ना, है ना। तो ऐसे करते थे। अब एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का, जो आपको मुझे बताना था। कैल्शियम में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 20 के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो 1s में तो पूरे भर जाएंगे 2, फिर 2s में भी पूरे आ जाएंगे 2, फिर p में कितने आ जाएंगे? 6। कितने हो गए? 6 और 8 और 10। अब 3s में कितने आ सकते हैं? 2, 12 हो गए। उसके बाद 3p में कितने आ सकते हैं? 6। कितने हो गए? 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18। 3p के बाद कौन आता था? 4s। तो 4s में कितने आएंगे? 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 और 2 20। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? फर्स्ट में 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8। आने कितने चाहिए थे? 18। तो 8 क्यों आते थे? अब मेरे ख्याल से आपको रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि एनर्जी वाइज पहले 4s में चले जाते हैं, नेक्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते थे, उसके बाद हम, इसलिए हम 18 नहीं भरते थे। अब इसके बाद 3d आएगा ना, और 3d तो खाली पड़ा है, मतलब थर्ड शेल में और इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं, किस में चले गए? वो फोर्थ में चले गए। तो इसी वजह से हम 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते थे। अब रीजन समझ में आ गया? अब कहोगे सर ये सीक्वेंस को हम कैसे याद करें? एनर्जी वाइज कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं बना के, और आई होप कि आपको उस डायग्राम से थोड़ा सा याद हो जाएगा कि किस तरीके से हम वो कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी आइटम का लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मजा भी आएगा देख के थोड़ा सा कि अरे सर तो बढ़िया बना दिया आपने।
देखिए भाई, ठीक है, दिल खिल गए आपके कि नहीं खिले? ठीक है, इस तरह से है भाई, देखिए। अच्छा, फिर हम ये करते थे, मेरा मार्कर थोड़ा सा डाउन हो गया भाई, मैं ढूंढता हूँ कोई मार्कर मुझे मिल जाए तो रेड कलर का, वरना कोई और कलर का मार्कर यूज करते हैं, ये शायद चल जाए। हाँ, ही चल गया, ठीक है। देखिए भाई, अब इस तरीके से आप जो है एनर्जी डायग्राम को याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिख लो कि ये दिल है 1s का, ये दिल है 2s का, ये दिल है 3s का, ये दिल है 4s का। फिर इसी तरह से ये दिल है 2p का, ये है 3p का, ये है 4p का, ठीक है। इसी तरह ये दिल है आपका 3d का, ये दिल है आपका 4d का, ये दिल है आपका 4f का। इस तरीके से हो सकता है। 3f तो बन ही नहीं सकता, ना 2f बन सकता है, ना 2d बन सकता है। अब देखो इस एरो के हिसाब से लो भाई, ये एनर्जी वाइज ऐसे है, सबसे कम एनर्जी वाले को ऊपर लिखा हुआ है हमने, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 1s। फिर यहां आओ, इस तरीके चलना है, इस तरीके से, जब भी मैंने एरो ऐसे बनाए हैं, तो फिर कौन सा आ रहा है? 2s। फिर देखो 2p के नीचे क्या आता है? 3s, तो 2p और 3s, ठीक है। फिर 3p और 4s, नेक्स्ट सीरीज में 3p और 4s, उसके बाद 3d 4p और इसके नीचे क्या आएगा? 5s, 3d 4p और 5s। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन याद जो है वो रख सकते हो। तो ये तरीका है सीक्वेंस को याद करने का, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि क्या सीक्वेंस हमारा आना चाहिए, ठीक है। और इसमें फिर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो ये था आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि किस तरीके से हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक हो रहा है आपका, लेकिन मैं वो कल करवाऊंगा आपको। आई थिंक आपको आज इतना समझ में आया होगा अच्छे से। इसको प्रैक्टिस कीजिए भाई, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे जाता हूँ जो आपको ट्राई करने हैं। जैसे कि स्कैंडियम का ट्राई कीजिएगा 21 होता है, क्रोमियम का ट्राई कीजिएगा भाई 24 होता है, कॉपर का ट्राई कीजिएगा भाई 29 होता है, ओके। सिलिकॉन का ट्राई कीजिएगा 14 होता है, नियोन का ट्राई कीजिएगा 10 होता है, ठीक है। आर्गन का ट्राई कीजिएगा 18 होता है, ठीक है। और कैसा कर सकते हो? मर्करी कर लीजिएगा 78 होता है शायद, देखिए आपसे होता है क्या, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है जो आपको ट्राई करने हैं। आज के लिए टॉपिक इतना ही था। अभी थोड़ा सा टॉपिक हो रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो मैं कराऊंगा कल, और उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो सिर्फ एक वीडियो को रह जाएगा। आई होप कल भी कंप्लीट हो जाए शायद, तो उसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।